हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग भारतीय संविधान से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हम चर्चा करने का टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान के बारे में हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है वो एक संविधान के द्वारा रन किया जाता है। संविधान को समझने के लिए एक आप बुक का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि संविधान एक बुक है। उस बुक में 22 चैप्टर हैं, जिसको हम लोग 22 भाग बोलते हैं, और करीब 395 प्लस अनुच्छेद हैं। इस अनुच्छेदों को आप पेजेस समझ सकते हैं, हर किताब में पेजेस होते हैं, उसको समझ सकते हैं कि 395 अनुच्छेद हैं और मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि ये अनुसूचियां क्या है। ठीक, तो ये अनुसूचियां आपने जब कोई किताब लेते हैं तो उस किताब के आखिरी में परिशिष्टि लगी होती हैं। ये संविधान की जो किताब है उसकी परिशिष्टियां हैं, ये हमारी अनुसूचियां। मूल रूप से ये 8 थी, लेकिन अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो एक और प्रश्न बहुत अच्छा यहां से आता है कि ये जो 4 अनुसूचियां आई हैं वो कब आई हैं, कैसे आई हैं और क्यों आई हैं। तो आइए देखते हैं। बहुत मजेदार टॉपिक है और अगर आप समझेंगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा हम सभी को। हाँ, शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी। यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई होंगी संविधान में। तो कब जोड़ी गई थी? पहली अनुसूची, इनको जानते हैं आप? ये है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो पहली अनुसूची जोड़ी गई थी, 9th शेड्यूल बोलते हैं, पहली अनुसूची, वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन के द्वारा एक अनुसूची को जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को 1950 में। ये क्यों जोड़ा गया था? बहुत ही रोचक विषय है। अगर आपने कभी चंपकम दोराई राजन का केस सुना होगा या आपने केशवानंद भारती का केस सुना होगा तो ये कुछ उससे रिलेटेड है। हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वो टॉपिक हमारा नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो हम इस पर एक डिटेल वीडियो बना सकते हैं बाद में। अगर आपको लगेगा तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, हम जरूर इस पर एक वीडियो बनाएंगे। भारत के पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया भारत के संविधान में, और ये अनुसूची बेसिकली लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थी। देखिए, भारत जब बना था तो बहुत, हम लोग काफी डेवलप्ड कंट्रीज आज भी हैं, लेकिन उस समय हमारी स्थिति काफी नाजुक थी। जमींदारों के पास बहुत सारी जमीनें थी और वो जमीन को अपने पास रखना चाहते थे। तो भारत की सरकार फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एक काम करना चाह रही थी, और उसके लिए आप जानते हैं कि संपत्ति का जो मूल अधिकार है पहले मौलिक अधिकार था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के कौन से भाग में है। तो जब भी संपत्ति के एक्विजिशन करने का काम करती थी सरकार फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, तो जो जमींदार थे, जो लैंड होल्डर्स थे, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच जाते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं होती थी। तो पंडित नेहरू ने इसका एक तोड़ निकाला, एक जुगाड़ निकाला। वो ये निकाला कि 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ दी और उसमें ऐसे कानूनों को डाल दिया जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। यानी कि इसे इस आधार पर कि ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे, जिसकी वजह से फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल भारत की सरकार कार्य कर सकती थी। तो पहले कौन संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची जैसा कि देख सकते हैं 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के द्वारा जोड़ी गई। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी थे। देखिए, भारतीय संविधान में या भारतीय लोकतंत्र या किसी भी लोकतंत्र की एक बड़ी समस्या ये होती है कि जब भी बहुदलीय लोकतंत्र होता है तो वहां पर पार्टी के सदस्य अपने हितों की वजह से या बहुत सारे रीजंस की वजह से किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो इसे ही रोकने के लिए, इस अस्थिरता को रोकने के लिए एक अनुसूची को ऐड किया गया 10वीं अनुसूची के रूप में। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल नियम बोलते हैं।
दल बदल नियम। इसमें बेसिकली यही कहा गया कि कोई भी सांसद या विधायक बिना, एक नियम है, इसके 4-5 नियम है, उस नियम के तहत ही वो किसी दूसरी पार्टी में जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो 52वां संविधान संशोधन बेसिकली हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए लाया गया था राजीव गांधी जी के द्वारा। पंचायती राज, ये है भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। पंचायती राज भारत के संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 के द्वारा, ये डीपीएसपी का आर्टिकल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का आर्टिकल है। इसमें यह कहा गया है कि भारत की सरकार पंचायतों के गठन का प्रयास करेगी। तो उसके लिए 73वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने 1992 में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था कराई। हम ये देखिए कुछ इस तरह से होता है, ऊपर होती केंद्र सरकार, नीचे होती है राज्य सरकारें, और उसके नीचे होती है हमारी पंचायत या फिर नगर निगम या नगर पालिका, जो भी आप बोल सकते हैं। ये बनाया क्यों गया होगा? भारत के लोकतंत्र में हमेशा भागीदारी पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो आप कुछ इस तरह से इमेजिन करिए कि अगर आपको कोई समस्या है, जैसे मैं अपने घर के पास रहता हूं, मुझे कोई समस्या है, तो क्या मैं डायरेक्ट केंद्र सरकार के प्रतिनिधि यानी कि क्या सांसद जी के पास डायरेक्ट जा सकता हूं? मुश्किल होगा। मैं जा सकता हूं, लेकिन क्या वो इतनी अच्छी तरीके से मुझे समझ पाएंगे? शायद थोड़ा मुश्किल हो। मैं विधायक जी के पास भी उतनी बड़ी बड़ी छोटी छोटी समस्याओं के लिए नहीं जा सकता ना। मेरे घर के पास पानी नहीं आ रहा, मैं विधायक जी के पास या सांसद जी के पास जा रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि यार मेरे पास और भी बड़े मुद्दे हैं, ये बहुत छोटा सा मुद्दा है, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। तो भागीदारी लोकतंत्र के लिए एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको पर्सनली जानता हो। और हम सब जानते हैं पंचायत में या हमारे वार्डों में जो हमारे पार्षद होते हैं वो हमको अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, और वो छोटे मुद्दों को ही डील करने के लिए बनाया गया था ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पीवी नरसिम्हा राव को देख रहे हैं आप मुस्कुराते हुए। पता है क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि राजीव गांधी ने भी इस चीज का प्रयास किया था, लेकिन राजीव गांधी नहीं करा पाए थे। तो जब पीवी नरसिम्हा राव आए और उन्होंने करा दिया, तो आप देख सकते हैं मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है। उसी तरह से 12th शेड्यूल भारत, अब जब पंचायत की बात हो गई, गांवों को हमने धरातल पे ले आए, गांवों के लिए हमने जो है वो भागीदारी लोकतंत्र तक पहुंच गए, तो शहरों की लिए भी जरूरत थी। तो 12वें संविधान संशोधन के द्वारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा 12th शेड्यूल ऐड किया गया, जो कि नगरों के लिए था। अब मैंने तो आपको अनुसूचियां बता दी कि कब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कब ऐड की गई। अब जो 1 से 8 तक की अनुसूचियां हैं वो क्या क्या है और उसको याद करने की ट्रिक, क्योंकि याद नहीं होता है ना, तो इसको याद करने की ट्रिक हम देखेंगे। ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यानी कि पुराने प्रधानमंत्री जी के आंसू। तो अब कुछ भी कॉमिक सिचुएशन है ना, पुराने कितने प्रधानमंत्री हुए हैं हमारे, आप याद कर लीजिए कि किसी वजह से उनको रोना आ गया होगा। जैसे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जब देहांत हुआ तो उनके परिवार में श्री राजीव गांधी जी थे, स्वाभाविक सी बात है उनको रोना आया। उसको आप इस तरह से कुछ भी सिचुएशन करके आप याद कर सकते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इसमें जो टी है, टी का मतलब होता है टेरिटरी। टेरिटरी यानी कि राज्य एवं संघ क्षेत्र। भारत के संविधान की अनुसूची 1 में लिखा हुआ है कि भारत के संविधान में कितने राज्य होंगे, कितने यूटीज होंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ के राज्य से यूटी बनाया गया, तो कुछ ज्यादा अमेंडमेंट नहीं करना पड़ा, केवल आर्टिकल 1 में और पहली अनुसूची में केवल अंतर आया है, बस इतना सा है। सेकंड नंबर पे इमैल्युएट्स, ई फॉर इमैल्युएट्स। इमैल्युएट्स का मतलब होता है सैलरी, वेतन, भत्ते, पेंशन। यानी कि अगर आप ये जानना चाहें कि भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, तो कैसे आप पता करेंगे? बहुत आसान सा है, अनुसूची 2 में जाइए, यहाँ लिखा होगा राष्ट्रपति, उसके सामने देखेंगे कि उसको कितना पेंशन मिल रहा है, कितना वेतन मिल रहा है। अगर आप उसको बढ़ाना और कम करना भी चाहती है सरकार, तो उसको कहीं भी अमेंडमेंट नहीं करना, ना ही किसी अनुच्छेद में करना है, ना किसी भाग में करना है, उसको केवल इसी अनुसूची में 5 लाख से 6 लाख 7 लाख जो करना चाहे वो कर सकती है बड़ी आसानी के साथ। ए फॉर अफर्मेशन या फिर ओथ होती, शपथ। संविधान में जो कोई भी संविधान का निर्वहन करता है, वो संविधान को निर्वहन करने से पहले एक शपथ लेता है। अनुसूची 3 में उसी शपथ के बारे में लिखा गया और कौन कौन से अधिकारी पदाधिकारी
वो शपथ लेंगे उसके बारे में लिखा गया। आर फॉर राज्यसभा में सीट का एलोकेशन। हम सभी जानते हैं कि भारत का संसद जो है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना हुआ है। राज्यसभा में जो सीट्स होती हैं, आप बता सकते हैं कि किस राज्य में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं? चलिए मैं ही बता देता हूं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा की सीटें हैं। और सबसे कम में अगर आप देखेंगे तो त्रिपुरा है, सिक्किम है, एक एक राज्यसभा की सीटें हैं। तो ये कैसे पता चलेगा आपको? अगर मैंने ऐसे रैंडमली पूछ लिया कि आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो आप क्या पूरा संविधान देखते बैठोगे? ऐसा नहीं, आप अनुसूची 4 में जाओगे, आप वहां पर आंध्र प्रदेश देखोगे, उसके सामने आपको सीटें मिल जाएगी आराम से देखने। एस, ये जो टीयर्स का एस फॉर शेड्यूल एरियाज, अनुसूचित क्षेत्र। इसमें केवल 4 अनुसूचित क्षेत्र हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको छोड़ के बाकी अनुसूचित क्षेत्रों की बात करते हैं। करीब 10 राज्य हैं। आप चाहें तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि ये 10 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, वैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है 10 राज्य, राजस्थान भी, हरियाणा भी है। ओ फॉर अदर शेड्यूल एरिया, ये है आपका 6th शेड्यूल, ये 5th था। ओ फॉर अदर शेड्यूल एरिया, जो ये 4 छूट गए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 6th शेड्यूल में आ जाते हैं। और ऐसा क्यों किया गया होगा कि 5 में कुछ लोगों को डाल दिया, 6 में अदर शेड्यूल में कुछ लोगों को डाल दिया? ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एरियाज हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये और ज्यादा पिछड़े हैं, ये पिछड़े में पिछड़े हैं। तो उसको स्पेशल रिकॉग्नाइज करने के लिए ये शेड्यूल ऐड किया गया था। एफ फॉर फेडरल प्रोविजन। फेडरल प्रोविजन यानी कि शक्तियों का विभाजन। भारत का संविधान शक्तियों के विभाजन की बात करता है। मतलब कि हमने केंद्र, राज्य और पंचायत और नगर निगम को अपने अपने कार्य और अपनी अपनी शक्तियां दे रखी हैं। तो ये जो अनुसूची आती है फेडरल प्रोविजन की, आपने नाम भी सुना होगा, 3 अनुसूचियां निकल के आती हैं, केंद्र सूची, राज्य और समवर्ती। केंद्र सूची पर केवल केंद्र कानून बना सकता है, राज्य पर केवल राज्य बना सकता है, और समवर्ती सूचियों में राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है। ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, ये 8th शेड्यूल है। भाषा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा ही भारतीयों के लिए। तो शुरुआत से ही है ना, लोग संविधान सभा में भी बहुत डिबेट हुई कि राजभाषा किसे बनाया जाए। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हम राज्य भाषाओं के कॉन्सेप्ट पे, ऑफिशियल लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। तो भारत की 8वीं अनुसूची में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 22 भाषाएं हैं। ठीक, इसमें बहुत लगभग सारी इंपॉर्टेंट भाषाएं इस अनुसूची में आ जाती हैं। शुरुआत में इसमें 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाओं को और जोड़ा गया। ये कब कब जोड़ा गया ये देख लेते हैं। सबसे पहले 1967 में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद 1971 में 1992 में 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और उसके बाद, अब इसको बहुत आसान है, देखिए 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब अगला अमेंडमेंट 92nd, अब याद रख सकते हैं ये 1992 से 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में हुआ था। इससे मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली को जोड़ा गया। बड़ा आसान सा है, MBBS जानते होंगे आप, MBDS कर दीजिए उसका, मैथिली, बोडो, डोंगरी एंड संथाली। भारतीय और भी बहुत सारी भाषाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तो 4 कोस पे वानी बदले, है ना, तो वो वाला सिस्टम है। तो बहुत सारी भाषाएं भी हैं। बहुत सारे लोग और डिमांड करते हैं कि इस अनुसूची में डाला, जैसे भोजपुरी की डिमांड करती है ना। तो इसके फायदे भी हैं। फायदे क्या हैं हम अगले लेक्चर में कभी समझेंगे। 9th शेड्यूल, यही हमने चर्चा की थी। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये वाले अनुसूची को इंसर्ट कराया गया था भारत के संविधान में। इसमें कुछ ऐसे विशिष्ट अधिमान हैं, कुछ ऐसी नियम है जो जुडिशियल रिव्यू से परे थे, लेकिन केशवानंद भारती का एक लैंडमार्क जस्टिस आया 24 अप्रैल 1973 को,
उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो 9th शेड्यूल में जो भी अब अनुसूचियां या फिर जो भी नियम कानून डाले जाएंगे वो उनकी जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। तो लैंड रिफॉर्म बेसिकली इसीलिए लाया गया था कि सरकार को कार्य करना था लोगों के लिए। तो लोगों के लिए जब जैसे मान लीजिए कि हाईवे के पास किसी की जमीन है, अब मतलब एक जगह है वहां पे से हाईवे जाना है और वहां पर किसी की जमीन है, अब वो सरकार वहां पे हाईवे निकाल रही है ताकि लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ काम हो सके, लेकिन जिसकी जमीन है वो जमीन देना नहीं चाह रहा। अगर सरकार उसको जबरदस्ती ले रही है तो हो क्या रहा है, क्योंकि वो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो वो आर्टिकल 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पहुंच जा रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्योंकि ये मान रही है कि मौलिक अधिकार ज्यादा आवश्यक है, वो बोल रही है कि भाई आप नहीं कर सकते, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। तो जो फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल एक हाईवे निकलने वाला था वो रुक गया। तो नेहरू जी ने वही लगाया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कि ऐसी कुछ नियम बना दिए जाएं, और उन्होंने इस अनुसूची में ऐसे नियमों को डालना चालू कर दिया और लिख दिया कि इसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती। और बाद में आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार से हटा भी दिया गया संपत्ति का अधिकार। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इस समय जो संपत्ति का अधिकार है वो किस तरह का अधिकार है और कौन से भाग और कौन से अनुच्छेद में है। डी एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल, हमने पढ़ा कि दल बदल को रोकने के लिए राजीव गांधी सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी पहल की गई और 10वीं अनुसूची में दल बदल नियमों को इंसर्ट कराया गया। पी फॉर पंचायत 11th शेड्यूल, भागीदारी लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए पंचायत और नगर पालिकाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसकी कोशिश की गई, आर्टिकल 40 में साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार गठन करने का प्रयास करेगी, गांधीवादी प्रिंसिपल में आ जाता है। और राजीव गांधी सरकार ने इसकी कोशिश की थी लेकिन वो नहीं पारित हो पाए, तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने फिर 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायत को इंसर्ट कराया। एम फॉर म्युनिसिपैलिटीज यानी कि 12th शेड्यूल, जैसा कि मैंने बताया अगर पंचायत में हम भागीदारी लोकतंत्र को ला रहे हैं तो नगर पालिकाओं में, शहरों में भी हम भागीदारी लोकतंत्र को लेके आते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या अभी पढ़ा। इन अनुसूचियों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो प्रश्न कुछ इस तरह से पूछ दिया जाता है कि तीसरी अनुसूची में क्या है ना। हम देखेंगे भी आगे कुछ सवाल भी हैं, तीसरी अनुसूची में क्या है, या फिर पहली जब अनुसूची पारित हुई थी तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसलिए मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी फॉर हमने समझा टेरिटरी, टेरिटरी यानी कि भारत और भारत के आसपास का जो भारत का पूरा राज्य क्षेत्र। ई फॉर इमैल्युएट्स, इमैल्युएट्स यानी कि उनके वेतन पेंशन, प्रधानमंत्री की क्या होगी, राष्ट्रपति की क्या होगी, सांसद विधायकों की क्या होगी। ए फॉर एफर्मेशन या फिर ओथ, यानी कि जब वो शपथ लेंगे तो कैसे लेंगे, कौन लेगा, ये सब मेंबर्स हैं वहां पे। आर फॉर राज्यसभा में सीट का एलोकेशन, यानी कि किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें मिली हैं, आप इस अनुसूची से पता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आंध्र प्रदेश का, कि अगर आपको जानना है कि आंध्र प्रदेश में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको चौथी अनुसूची देखनी है, आपने राज्यसभा देखना, राज्यसभा में सीट्स देखनी है, आंध्र प्रदेश देखना है और उसके सामने आपको मिल जाएगा कि आंध्र प्रदेश में कितनी सीट्स। एस फॉर शेड्यूल एरिया, अनुसूचित एरियाज इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुसूचित एरियाज में ऐसी जाति और जनजाति रहती है जो पिछड़ी हुई है, और हमारा जो लोकतंत्र है वो हमेशा चाहता है कि आखिरी व्यक्ति तक जो साधन है वो पहुंचे ताकि उसकी सारी संभावनाएं बाहर आ सके। तो इसलिए हमने 5वीं अनुसूची में शेड्यूल एरियाज को इंसर्ट कराया। ओ फॉर अदर शेड्यूल एरियाज, इसको मैंने बताया था कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम इस अनुसूची में है। क्यों इसको अलग से ही क्यों रिप्रेजेंट किया गया, क्योंकि ये चारों राज्य पिछड़ों में भी पिछड़े हैं। उसके बाद एफ फॉर फेडरल प्रोविजन, भारत का संविधान हमेशा शक्तियों के बंटवारे की बात करता है क्योंकि हम मानते हैं कि किसी भी एक व्यक्ति के अगर हाथ में सत्ता है तो वो तानाशाह बन सकता है। ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, 8वीं अनुसूची में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या इंग्लिश है इस अनुसूची में। एल फॉर लैंड रिफॉर्म, अभी हमने देखा कुछ ऐसे कानून डाल दिए जा रहे हैं कि आप संपत्ति के नाम पे उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। डी फॉर एंटी डिफेक्शन, दल बदल, सरकार को अस्थिरता से रोकने के लिए दल बदल बहुत ज्यादा आवश्यक है। कोई किसी पार्टी से चुन के संसद में जा रहा है और एक कोई ऐसी स्थिति आ रही है कि वो दूसरी पार्टी में चला जा रहा है और सरकार गिर जा रही है, तो इससे क्या होता है, नीतियों की अनिश्चितता होने लगती है। सरकार कुछ लेके आना चाह रही है, कुछ वेलफेयर करना चाह रही है, और वहां पे जब उसकी सरकार ही गिर जाएगी तो वेलफेयर तो रह ही जाएगा ना। पी फॉर पंचायत, ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 11th अनुसूची में डाला गया। और एम फॉर जो वो म्युनिसिपैलिटीज,
12वीं अनुसूची में डाला गया। आई होप आपको पूरा मेमोराइज हो गया होगा। आई होप आपको ट्रिक भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम यानी किसी पुराने प्रधानमंत्री के आंसू। मैं कुछ ऐसा इमेजिन करता था कि मनमोहन सिंह जी को जो है सोनिया गांधी जी ने बोला कि आप सब्जी लेके चले आओ, तो वो रोने लगे क्योंकि भाई प्रधानमंत्री और सब्जी लेने के लिए बोलोगे तो। लेकिन आप कैसे भी कर सकते हो, याद करने की अपनी अपनी तरीके हैं। तो आइए इस टॉपिक से जुड़े कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। और ये प्रश्न मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से उठाए हैं, मतलब पेपर्स से उठाए हैं, विगत प्रश्नों के। तो हो सकता है आपको काफी रिलेट कर सको आप। पहला ही सवाल देखिए कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। मतलब प्रश्न कुछ ऐसा पूछ रहा है कि चौथी अनुसूची में है क्या। ऑप्शन ए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन, ऑप्शन बी राजनीतिक दल बदल, ऑप्शन सी पंचायत व्यवस्था, ऑप्शन डी भाषाओं को। तो बहुत आसान सा है, राज्यसभा में स्थान का आवंटन। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। संविधान की छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। ये कीवर्ड है, नहीं है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी असम। बता दिया होगा लोगों ने, ऑप्शन सी नागालैंड। इसके असम, त्रिपुरा, मेघालय के अलावा और कौन सा इसमें, मिजोरम। इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो आप। एटीएम गए ना, एटीएम में कैश नहीं है, बोलते हैं ना हम लोग, एटीएम में कैश नहीं है ना। ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय मिजोरम और मे फॉर मेघालय। प्रश्न 3 पे आते हैं। भारत के संविधान में पहले संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑप्शन ए 11th, ऑप्शन बी 1st, ऑप्शन सी 9th, ऑप्शन डी 8th। बहुत आसान सा है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 4 देखिए, ये मिलान वाला सवाल जानबूझ के रखा है एक्चुअली, हमको मिलान करना है। यहां पर अनुसूचियां दे रखी हैं और यहां पर उसके उन अनुसूचियों में क्या है वो दिया जा रहा है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है और 10वीं में क्या है, हमें ये मिलान करना है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते हैं और 10वीं अनुसूची में दल बदल है। ये प्रश्न देखिए, प्रश्न 5, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना। इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको और थोड़ा जानना पड़ेगा कि अनुसूची 2 में कौन कौन से अधिकारी हैं जिनके बारे में अनुसूची 2 या 3 जिनके बारे में बात की जा रही है, कौन कौन से अधिकारी जिनका नाम लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की शपथ किस अनुसूची में वर्णित है। अनुसूची 1, अनुसूची 3, अनुसूची 2, अनुसूची 10। तो ये वाले प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और नेक्स्ट जब हम लोग क्वेश्चन एक वीडियो करेंगे तो उसमें इसका आंसर जरूर देंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो किया था हमास के ऊपर और वहां पर एक प्रश्न था लास्ट में, अनुत्तरित प्रश्न मैंने इसी तरह से छोड़ा था कि अरब स्प्रिंग किस देश से प्रारंभ हुआ था। उसका आंसर है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस। आप अगर मैप देखोगे तो अफ्रीका में ऊपर की तरफ है ट्यूनीशिया, है ना, वो रेड सी के आसपास का एरिया है। वहां पर आप थोड़ा मैप में भी देखिएगा इसको। अरब स्प्रिंग क्या है, अरब स्प्रिंग बेसिकली क्या आप जानते हैं कि अरब कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर राजा का शासन एक तरह से। तो वहां पर राजा ये, और फायदा क्या है वहां पे, अब पूरी दुनिया में जब डेमोक्रेसी चल रही है तो केवल अरब वाले ही राजा को शासन को क्यों मान्य कर रहे हैं। तो राजा ने ये आश्वासन दे रखा है कि आपके ऊपर टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। तो अरब स्प्रिंग बेसिकली उस राजतंत्र को हटाने का एक आंदोलन था जो ट्यूनीशिया से प्रारंभ होते हुए बहुत सारे अरब कंट्रीज में, लीबिया में गया, आपने सुना होगा गद्दाफी के बारे में, या फिर आपने इदी अमीन के बारे में सुना होगा, तो वहां तक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और जो भी आपके कमेंट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर कोई भी क्योरी है या किसी तरह से कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आगे से हम सारी चीज़ों को बेहतर कर सकें। धन्यवाद आपका।